हेलो एवरीवन। कैसे हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, मैं बार बार आप सभी को बोलता हूं कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे। दूसरे नंबर पे आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीजें हैं, जैसे आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सारे लोगों का ध्यान रखें। इनमें स्पेशली आप अपने दोस्त का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि मेरा मानना है कि दोस्त हम लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, एक वैसी संपत्ति जिसको हम लोग कमाते हैं। क्योंकि माता-पिता कौन होंगे, मेरे भाई-बहन कौन होंगे, इन सारी चीज़ों का चयन तो हम लोग करते नहीं हैं। तो दोस्त का चयन हम लोग करते हैं, तो और वह संपत्ति जो होती है हमारी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। तो मेरा मानना यह है कि उसका ध्यान रखना चाहिए, वो आपकी कमाई है। तो चलिए, यह तो बातें हो गई आपको हेल्थ और आपके जीवन से जुड़ी हुई। आज से साथियों हम लोग एक नए सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जो सीरीज हम लोग पहले से चला रहे थे। कौन सा सीरीज बताओ? इतिहास लेखन का सीरीज, ठीक है। इतिहास लेखन का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में आज से हम लोग पढ़ेंगे इतिहासकारों के बारे में। क्योंकि देखो, इतिहास लेखन का सीरीज तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियन वाइज़। मान लो कि कोई ऐसे हिस्टोरियन है जिनका नाम बहुत फेमस है और उन्होंने काफ़ी काम किया है इतिहास में, तो उनको स्पेशली पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊँ, आप फाउंडर ऑफ हिस्ट्री के तौर तौर पे किनको जानते हैं बताओ? हेरोडोटस को जानते हो, तो हम लोग हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से आप पढ़ सकते हो लिवी के बारे में, जो कि रोम के इतिहासकार रहे हैं। भारतीयों में बात की जाए तो आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, इरफान हबीब के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, जो कि मध्यकालीन भारत के अभी यदि बात किया जाए तो मतलब सबसे बड़े इतिहासकार हैं इरफान हबीब। उसके बाद हम लोग रिजवान कैसर को भी पढ़ सकते हैं, संप्रदायवाद पे उनका काफ़ी बेहतरीन काम है, अभी जामिया में प्रोफेसर हैं। उसके अलावा और कई सारे हिस्टोरियन हैं जिनको हम लोग स्पेशली व्यक्तिगत तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप यह काम करो कि इतिहास लेखन पे जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं, ठीक है, पुराने लेक्चर्स जो हैं उनको जा करके आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और देखो, यदि आपको नहीं मिलता है तो आराम से ऐसा करो, गूगल खोलो और गूगल का ही सिस्टर चैनल है यूट्यूब, तो यूट्यूब पे चले जाओ और वहाँ पे लिखना आप हिस्टोरियोग्राफी बाई अमृतराज सर, या फिर अमृतराज ही लिखो, सर बोलने की ज़रूरत नहीं है ना? अमृतराज लिखो, तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर में मेरा लेक्चर आ जाएगा। वहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक-एक लेक्चर को बारी-बारी से देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसमें आज हम लोग यह बात कर लेते हैं कि या आज का जो लेक्चर होगा उसके टारगेट ऑडियंस कौन-कौन हो सकते हैं, यानी कि यह वीडियो किन-किन लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग नेट के पर्पज़ से पढ़ते हैं, तो नेट की जो जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, वह हमारे लिए नंबर 1 पे हैं, उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ मैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यह फ़ायदेमंद किनके लिए है। दूसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो यदि आप इग्नू के छात्र हैं, ठीक है? तो इग्नू के छात्र हैं तो आपको पता होगा MHI03 एक कोड होता है, सेकंड ईयर में वहाँ पे पढ़ना है। और यह कंपल्सरी कोर्स है या इतिहास लेखन का, तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी। तीसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ठीक है? किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आपको एमए में वहाँ पे इतिहास लेखन पढ़ना होता है, तो वहाँ पे यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। चौथे नंबर पे बात करें तो मान लो कि आप एमए पास हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस देना होगा। तो जब आप एंट्रेंस देने जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, तो वहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा सवाल हिस्टोग्राफी से पूछा जाता है, ठीक? तो यह आपको बहुत मदद करेगा। 5वें नंबर पे यदि बात की जाए, तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकल कर के आती है, तो वो लोग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है? जैसे आरपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यदि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम देना होगा। छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, यानी ऑलमोस्ट सभी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिहार में ऐसी प्रक्रिया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, इस पे तो कभी विस्तार में बात करेंगे।
सो फिलहाल इतना समझते हैं कि यदि आप इन 5 कैटेगरी में से किन्हीं भी कैटेगरी में हो, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। और इन 5 के अलावा यदि आप स्पेशल हैं, स्पेशल इन द सेंस कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं और आपको इतिहास सीखना पसंद है, आपको जानकारी इकट्ठा करना पसंद है, तब भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमृत राज और मैंने जून 2019 में इतिहास में जेआरएफ किया था और जून 2020 में मैंने इंडियन कल्चर में, जिसका कोड 50 है, इसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया है। तो जो छात्र इंडियन कल्चर के हैं वह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वुमेन स्टडीज के हैं वह भी जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री के हैं वह भी जुड़ सकते हैं, यूपीएससी के हैं वह भी जुड़ सकते हैं अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी के लिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे बताओ। बात आज हम लोग करेंगे इतिहासकारों के बारे में। तो यदि इतिहासकारों की श्रेणी की बात की जाए तो सबसे पहले यदि पूरे दुनिया में इतिहासकार की बात की जाए तो उनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। अब देखो पैड नया नया मंगवाया हूँ, तो पैड पे दरअसल लिखने की आदत है नहीं, तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे कर करके ये चीजें हो जाएंगी, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलो। आपके हैंडराइटिंग तो अच्छी बैठती है, मेरी तो अभी कल परसों पैड मंगवाया था, तब से एक भी क्लास इस पे नहीं लिया हूँ। तो चलो आज हम लोग का पहला क्लास है। ये देखो क्या लिख रहा हूँ और क्या लिखा रहा है, तो इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, लिख लीजिए हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। यह दरअसल आप लिख लीजिए, देखिए पैड पे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो धीरे धीरे करके चीजें आएंगी। कोई बात नहीं, हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे ना, है ना। ठीक है, आपने हेरोडोटस लिख लिया। चलो अब देखो, जब इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर की यदि बात की जाए, जब से इतिहास लिखा जाने लगा, तो दो व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले व्यक्ति के तौर पे यदि बात की जाए तो पहले व्यक्ति का नाम आपको पता है, बताइए। पहला व्यक्ति जिसका नाम अभी मैंने लिखा, हेरोडोटस, हेरोडोटस। और दूसरा व्यक्ति जो कि इसी श्रेणी में है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसी का कॉन्टेम्पररी व्यक्ति है। बताओ उसका क्या नाम है? थूसिडाइडिस। ठीक है, लिखिएगा थूसिडाइडिस। आप अच्छे से लिखना ना, मेरी तरह हैंडराइटिंग ये देखो कहाँ लिखा रहा है, मेरी तरह हैंडराइटिंग खराब मत कर लेना। ठीक है, चलो। थूसिडाइडिस, इन दोनों, यह दो व्यक्ति जो हैं समकालीन इतिहासकार हैं। और जब से इतिहास लेखन यानी इतिहास लिखने की प्रथा की शुरुआत हुई, तब उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यही थे। यूं कहें कि हेरोडोटस को चूंकि हम लोग फाउंडर ऑफ हिस्ट्री के तौर पे जानते हैं, है ना, फाउंडर ऑफ हिस्ट्री के तौर पे जानते हैं। लेकिन आज हम लोग यह जानेंगे फाउंडर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा किसने था। जैसे गांधी को किसी ने राष्ट्रपिता कहा, उसी तरीके से अंबेडकर को किसी ने बाबा साहब कहा। हालांकि अंबेडकर को पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा था, जिस तरीके से मिस्टर गांधी को कहा गया था, या फिर आप देखो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। उसी तरीके से हेरोडोटस ने भी जब इतिहास लिखा तो इसको किसने कहा था बताओ। एक सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या आप जवाब देंगे? उसका नाम है सिसेरो। ठीक है, सिसेरो आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में है, आप गलत नहीं करना प्लीज। आप पढ़ते हो तो उसका फायदा उठाओ, क्योंकि आप पढ़ इसीलिए रहे हो ना कि आपका रिजल्ट हो, आप सीखो चीजों को। नहीं तो फिर क्या रहा पढ़ने का फायदा बताओ। फिर तो बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं दुनिया में, आप भी पढ़ेंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए तो फिर ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले हेरोडोटस का टाइम लिख लीजिए आप। यदि टाइम फ्रेम की बात की जाए तो टाइम लिखिएगा 484 से लेकर 430 बीसी के बीच का व्यक्ति है। अभी बीसी का व्यक्ति देखो, जब भी इतिहास को पढ़ो तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमेशा ध्यान में रखो। और ध्यान रखो कि 484 बीसी की बात कर रहे हैं, 430 बीसी की बात कर रहे हैं, तो इस समय भारत में क्या हो रहा होगा, भारत में कौन सा व्यक्ति है? 483 बीसी में मेरे ख्याल से किसी का जन्म होता है, महात्मा बुद्ध, या फिर ये जो है आपके जन्म नहीं होता है, माफ करना, जो महावीर है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का फेज चल रहा है भारत में। तो इस तरीके से आप ऑर्डर वाइज कर करके पढ़ोगे ना, कोरिलेट करके पढ़ो कि भारत में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा था, इन सारे चीजों को एक एक करके आप पढ़ेंगे जोड़कर,
तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और बाकी जो आपके दोस्त हैं, उनसे आप बिल्कुल अलग हो जाएँगे। बहुत ही अलग हो जाएँगे, आपकी एक अलग कैटेगरी होगी, इस बात को याद रखना, ठीक है? चलो, तो थोड़ा-सा इसको मिटाते हैं और अब पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या-क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो बात कर लेंगे हेरोडोटस के बारे में, बेसिक बात करेंगे कि जन्म वगैरह कहाँ हुआ था। दूसरी बात जो होगी हमारी, वह उनके इतिहास लेखन को लेकर के होगी। ठीक है? कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर था देखो, इतिहास लेखन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यदि कोई आपसे पूछे, तो सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है कि आपने एक नई प्रथा की शुरुआत तो की, तो आप जब इतिहास लिखने की शुरुआत किए, तो आपने किन चीज़ों का चयन किया? यानी कि किसको सेंट्रलाइज़्ड करके आपने लिखने की कोशिश की। उसके बाद इनके पद्धति के बारे में बात करेंगे कि इनका जो तरीका रहा है लिखने का, वह कौन-सा तरीका रहा है, ठीक है? तरीका गलत लिखा हुआ है, तरीका दरअसल ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है? तो तरीका के बारे में और उसी में स्टाइल के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत इनकी शैली को लेकर बात होगी और लास्ट में एक जो कॉन्क्लूज़न के तौर पे होता है जिसको आप इवैल्यूएशन कह सकते हैं, कंक्लूज़न कह सकते हैं, व्हाटएवर सो उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक आपने लिख लिया है तो इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप तो पहली बार इस तरीके से इस पे पढ़ा रहा हूँ तो देखो चीज़ें धीरे-धीरे हो जाएँगी, तो आप टेंशन नहीं लेना, आप तो अच्छे विद्यार्थी हो आप लोग तो मेरे ख्याल से टेंशन लोगे भी नहीं। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस तरीके से इनका बचपन का जो जीवन चला है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग पॉइंट वाइज़ बात करेंगे। आप एक-एक पॉइंट को मेरे ख़्याल से आप लिखते चलना तभी आपके लिए बेहतर होगा, एक नोट्स तैयार हो जाएगा। चलो सबसे पहले बात कर लो, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म को लेकर के बात करते हैं। पहला लिखिए, इनका जो जन्म हुआ है दरअसल एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम लिखिए, हेली लिखिएगा हेली कार्नारसस, हेली कार्नारसस, ठीक है? यहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 484 बीसी में, ठीक है? और ऐसा हुआ था कि इनके चाचा वहाँ पे कुछ गलत कार्य कर दिए थे तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग बोलते हैं ना कि निर्वासित कर देना, किसी का निर्वासन हो गया, ठीक है? तो इनको वहाँ से बाहर निकाल दिए गए। निर्वासन कम लग रहा है, अरे कुछ और ज़्यादा लग रहा है। ये क्या हो गया? ये तो पूरा ही मिट गया। तो अब देखो निर्वासन आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? इनका निर्वासन कर दिया गया। कब? मात्र 32 साल की उम्र में। अब सोचो 32 साल जब बोले ना तो एक चीज़ ध्यान रखना 32 साल का एक संबंध है भारतीय इतिहास से। आपको पता होगा कि 32 साल की उम्र में ही मेरे ख्याल से जो महावीर थे, वह गृह त्याग किए थे और बाहर निकल गए थे। ठीक है? अपने बड़े भाई से उन्होंने पूछा था कि मैं क्या करूँ? मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अब इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो वो चले गए थे 32 साल की उम्र में। तो 32 साल की उम्र में इनको बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर निकाल दिया गया तो यह बहुत भटका और बहुत जगह पे यह गया भी। जैसे उदाहरण के तौर पे यह फिनिशिया गया, ठीक है? फिनिशिया में यह काफ़ी दिनों तक रहा, लिखिएगा। फिनिशिया में रहा, मिस्र में रहा, उसके बाद सीरिन में रहा, सूसा, सूसा भी एक कंट्री है, ठीक है? सूसा यहाँ लिख लो, सूसा। सूसा में भी यह काफ़ी दिनों तक रहा, वहाँ पर इस अपना जीवन व्यतीत किया। इस तरीके से वह पूरा यूनान घूमा, सभी जगह पर घूमा। घूमा इसलिए नहीं कि शौक था, दरअसल समझ ही रहे हो चीज़ें क्या थी कि इसको बाहर निकाल दिया गया था, तो इसीलिए घूमने-फिरने में व्यस्त रहा। घूमा तो उसको चीज़ें एक्सपीरियंस हुई और उसके बाद फिर उन्होंने लिखने की शुरुआत की। अब देखो जब आप पूरी दुनिया को घूमते हो, पहले तो आप एक गाँव में रह रहे थे, एक शहर में रह रहे थे, अब आप बाहर घूम कर के आए, तो आपके मन में एक कंपैरेटिव स्टडी अपने आप मतलब उत्पन्न होना है लाज़मी है। यदि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप चले जाते हैं बिहार, तो आप उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें होती हैं जैसे शादी, विवाह ये सारी चीज़ें जो होती है और आप बिहार गए किसी दोस्त के साथ
वहाँ पे उन्होंने शादी विवाह को आपने देखा। फिर आपके मन में एक कंपैरेटिव स्टडी अपने आप क्रिएट होगा कि इनके कल्चर में हमारे कल्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपका यदि आप एक गंभीर छात्र हैं तो आप कोशिश करेंगे चलो इसको लिखा जाए अपने एक्सपीरियंस को। दरअसल हेरोडोटस में बस वही बात थी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखने की शुरुआत की। ठीक है? तो अब देखो, यह व्यक्ति यदि यूनान घूमा है और इतने सारे कंट्री को घूमा है, देखा है, तो एक बात मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज़ को लिखेगा तो जहाँ से चल कर के आता है, चाहे वो उसका क्षेत्र हो, चाहे वो उसकी जाति हो, चाहे वो उसका देश लिख लो आप, देश हो, महादेश हो, उसका धर्म हो, उसका जो संस्कृति है, उन सारे चीज़ों का प्रभाव निश्चित तौर पे दिखना है। ये लाज़मी है, ठीक है? 110% उसका प्रभाव पड़ेगा ही। ऑब्वियसली पड़ेगा। आप देखो किसी का भी, जैसे बिपिन चंद्रा का आप पढ़ते हो तो उसमें भी चीज़ें दिखती हैं। यदि आप सुमित सरकार को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी दिखेगा। आप रामचंद्र गुहा को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी, उनका प्रभाव दिखेगा कि वहाँ से चल कर के जहाँ से आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे देख पाओगे उनके इतिहास लेखन में। तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ कि जब हेरोडोटस यदि लिखेंगे तो कहाँ का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है कि यूनान का जो सोसाइटी है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखेगा। चलो, तो अब बात कर लेते हैं इसमें इन्होंने क्या-क्या लिखा इतिहास लेखन में यदि बात की जाए। तो उन्होंने इतिहास लेखन में मुख्य तौर पे 3-4 चीज़ों को शामिल किया है। वह कौन-कौन सी चीज़ें थी? पहली चीज़ें लिखिएगा, जो चूँकि वहाँ से चल कर के आ रहे थे यूनान से, तो जो यूनानियों का जो महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है? यूनानियों का जो महत्वपूर्ण कार्य था, उसको इन्होंने लिखा, ठीक है? आप पूरा लिखिएगा, यूनानियों के महत्वपूर्ण कार्य को लिखने की कोशिश की, ठीक है? उसके बाद लिखिएगा यूनानियों ने जो-जो युद्ध किया, उन सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है अपने इतिहास लेखन में, ठीक है? उसके बाद एक लिखिएगा, एक चीज़ का इन्होंने ज़िक्र किया है, यदि दूसरे नंबर पे बात की जाए, तो उस लिखिएगा यूनानियों और पर्शियन के बीच में, ठीक है? यूनानी और पर्शियन, यूनानी और पर्शियन के बीच में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 480 बीसी में। इसको दरअसल इन्होंने अपने इतिहास लेखन में ज़िक्र किया है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे यदि बात की जाए, तो इन्होंने ज़िक्र किया है भूमध्य सागर। आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है? भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी हिस्से थे, उनके कस्टम्स को लिखा है, ठीक है? कस्टम्स का मतलब समझते हैं? उनके कस्टम्स को लिखा है, उनके जो रीति-रिवाज होते हैं, उनका जो वेशभूषा है, वो लिखिए आप। वेशभूषा को लिखा है, उनके कल्चर को लिखा है। उसके साथ-साथ आप लिख सकते हैं, जो शिष्टाचार था, शिष्टाचार के बारे में लिखा है। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं वहाँ का जो मोरल वैल्यूज़ है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को वह सब्जेक्ट मैटर के तौर पे अपने इतिहास लेखन में उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि यदि उन्होंने इतिहास लिखा तो अपने इतिहास लेखन में किन चीज़ को शामिल किया? तो आप समझ सकते हैं। आपने लिखा ना इसको, आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली तरफ। और अगली बार यदि बात करें तो अगली बार हम लोग बात करते हैं, मतलब अगली बार नहीं, माफ़ करो, मतलब इस पहलू में हम लोग बात करेंगे उसके पद्धति को लेकर के कि उनका जो पद्धति रहा है वह कैसा रहा है, ठीक है? यह क्या हो रहा है? पद्धति जो उनका रहा है वह कैसा रहा है? आप लिख लीजिए पद्धति। इसमें तो बड़ा मुश्किल है लेकिन चलो चीज़ें धीरे-धीरे हो जाएँगी। ठीक है। पहला लिखिए, चूँकि वह जिज्ञासु व्यक्ति था, तो वह अपनी जिज्ञासा अब और निरीक्षण, ठीक है, इसको मिटाइए। चलो। पहला, चूँकि वह क्यूरियस था तो अपने जिज्ञासावश, ठीक है, उसी को नॉलेज को इकट्ठा करके वो लिखने की कोशिश करता था। एक चीज़ ध्यान रखना कि वह जो भी चीज़ लिखता था बहुत लॉजिकल लिखता था, ठीक है? आप भी जब कोई भी बात करो ना तो आप लॉजिकल बात करो, इलॉजिकल बात करोगे तो आपके बात का जो महत्ता है वो बहुत घट जाता है, उसमें वेटेज नहीं रहता है, लोग आपकी चीज़ों को सुनते नहीं हैं, ठीक है? दूसरी बात आप लिखिएगा कि इसमें दरअसल वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, ठीक है? यह सब्जेक्ट मैटर में भी काम कर सकता है, ठीक है? क्लाइमेट के बारे में व्याख्या करता है, लेकिन यह जो व्याख्या होता है उसका बहुत ही
लॉजिकल होता है, बहुत तार्किक व्याख्या करता है वहाँ के क्लाइमेट के बारे में। और उसके साथ-साथ क्लाइमेट से के रिलेटेड ही चीज़ें वो बताता है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल काउज़ है, ठीक है? ज्योग्राफिकल काउज़, क्योंकि क्लाइमेट किस वजह से चेंज होगा? ऑब्वियसली आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफिकल काउज़ की वजह से ही हमारे क्लाइमेट में चेंजेज़ आते हैं, वेदर में चेंजेज़ आते हैं, तमाम सारी चीज़ों में, ठीक है? तो क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद और बात करते हैं, उसमें दरअसल उन्होंने अपने आगे बात किया है भविष्यवाणी को लेकर के, ठीक है? उन्होंने बहुत सारी चीज़ भविष्यवाणी भी की है। अब देखो इतिहासकार भविष्यवाणी करता है, तो वह फैक्ट के बेस पे करता है, चूँकि इतिहास पहली बार लिखने की शुरुआत ही हो रही है, तो आप जो पूरा टेक्निकलिटी है जो आज आप यूज़ करते हैं, आप उस चीज़ को आप मन में यह नहीं रख सकते हैं कि यह चीज़ उसके अंदर नहीं था। आप बातों को काट सकते हैं, बिल्कुल काटना चाहिए। लेकिन चूँकि शुरुआती पहलू है, तो यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ आपको दिखाई देंगी, जो कि आगे चल कर के इतिहास लेखन में उन सारी चीज़ों को मिटाया गया। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो इन्होंने दिव्य दृष्टि तो वही हुआ ना, मतलब चीज़ों को आप पहले देख लेते हो, फिफ्थ सेंसेस या सिक्स्थ सेंस करके ऐसा कुछ बोला जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों का जो भविष्य है आप पहले ही बता देते हैं कि ऐसा होगा आगे आने वाले समय में। ठीक है? उसके बाद जो वहाँ पे दैवीय घटनाएँ घटती थी उसका भी ज़िक्र किया है, दैवीय घटनाओं के बारे में, ठीक है? दैवीय घटनाएँ क्या? जैसे ईश्वर ने कह दिया कि ये चीज़ें होंगी, ईश्वर का यह भविष्यवाणी है कि इतना साल में या फिर इतने ईस्वी में भूकंप आएगा। तो इन सारी चीज़ों का भी वह ज़िक्र करता है, इसको भी आप लिखिएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो का नाम आप जानते हो? नहीं जानते हो तो क्यों पढ़ते हो? ठीक है, ऐसे ही मज़ाक कर रहे हैं, सीरियसली ऐसा नहीं, पढ़ना छोड़ देना। स्ट्रैबो एक व्यक्ति जो है वो ज्योग्राफर था, ठीक है? तो स्ट्रैबो ने कहा यार हेरोडोटस जो है ना बहुत ऊट-पटांग बात करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? यह स्टेटमेंट है, ये आप लिखो। हेरोडोटस ने कहा था सॉरी स्ट्रैबो ने कहा था हेरोडोटस के बारे में कि बहुत ऊट-पटांग बात करता है। यदि आपसे स्टेटमेंट आ जाए कि हेरोडोटस बहुत ऊट-पटांग बात करता है और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का यह स्टेटमेंट है, तो आप स्ट्रैबो टिक करना, ठीक है? आप मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रखो बात को। तो इसको आपने लिख लिया है, मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे। आगे बात कर लेते हैं इनके शैली को लेकर के यदि बात करें तीसरे नंबर पे यदि बात करें स्टाइल को लेकर के शैली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो स्टाइल ही तो बोलते होंगे मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, मुझे भी लगता है। आज जीवन में पहली बार अपने हैंडराइटिंग को इतना गंदा देख रहा हूँ, तो कोई नहीं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ। चीज़ें धीरे-धीरे हो जाएँगी, आप लोग मज़ाक उड़ाना बंद कर दो बस। देखो अ, बात कर लेते हैं यदि इनके शैली की बात करें तो इनमें कौन-कौन सी चीज़ें दिखती हैं? एक तो मतलब आज जो बात करते हैं ना आज भाजपा की सरकार है, सबसे ज़्यादा भाजपा यदि बात करती है तो नेशनलिज़्म की बात करती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो फाउंडर ऑफ हिस्ट्री है, उसके किताबों में किन चीज़ की झलक मिलती है? तो राष्ट्रभक्ति की झलक मिलती है। हिंदी वाले लिख सकते हैं राष्ट्रवाद। अच्छा चलो यह बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में राष्ट्रवाद से आप लोग क्या समझते हो? एक दिन हम लोग एक लेक्चर ही रखेंगे राष्ट्रवाद दरअसल है क्या और भारत में हम लोग कब से राष्ट्रवाद जैसी चीज़ों को मानने लगे, देखने लगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है? और इसी में और लिखो दूसरे नंबर पे लिखो दूसरे नंबर पे यदि बात की जाए तो जैसे जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट होते थे, ठीक है? पॉलिटिकल जो डिबेट होते थे लिखिए आप पॉलिटिकल जो डिबेट होता था उसका एनालिसिस करता था। अच्छा एनालिसिस इस तरीके से नहीं मतलब जैसे आज भारत की मीडिया हो गई है, एक तरफ़ा काम कर रही है उस तरीके से एनालिसिस नहीं करता था। मतलब एनालिसिस करता था तो लगता था कि चलो हाँ, चीज़ें मज़ेदार हैं, मतलब ठीक-ठाक करता था और बायस्ड होकर के नहीं करता था। हालाँकि यदि आपने इतिहास लेखन को पढ़ा है, तब आपको तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप चीज़ों को समझ सकते हो कि दुनिया में कोई भी हिस्टोरियन वैसा पैदा ही नहीं हुआ, जो बायस्ड नहीं हो। मतलब बायस्ड नहीं होना भी अपने आप में एक पूर्वाग्रह है, एक प्रेजुडिस है। ठीक है? इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। पहले पढ़ते होंगे तो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इतिहास लेखन पे जोर नहीं दिया जाता है। जोर इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि देश के साथ आपको काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए इतिहास लेखन में बात करें,
तो वो यदि आज मतलब खोल कर बात कर रहे हैं पब्लिक में, तो लोगों को लोग वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जो हुए थे, एक बार हम लोग पढ़ेंगे कैम्ब्रिज इतिहास लेखन, तो उन लोगों ने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही थी, और वो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सही भी थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो भारत के लोग जो हैं, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो आज़ादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से अंग्रेज चले जाए और इलीट लोगों के हाथ में सत्ता चला जाए। यदि आप गौर से देखेंगे पिछले 70 साल के क्रम को, तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्ग से लोग चल कर के गए हैं संसद में। लेकिन यदि प्रभुत्व की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और इलीट क्लास का संबंध कास्ट से नहीं है, और यदि कास्ट में भी बात करें, तो आप चीजों को समझ सकते हैं। कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफियन जो उसमें जितने भी हुए हैं, हिस्टोग्राफियन बोल रहा हूँ मैं, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जितने हुए हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बात किया है। उस पे बहुत विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं तीसरे नंबर की बात की जाए, तो पर्शियन लोगों का, ठीक है। जैसे चूंकि यह यूनान का था, तो मैंने बताया ना कि यूनान और पर्शियन के बीच में 480 बीसी में एक लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो यह जो करता है, अब देखो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से चले, तो यदि यह किसी का तारीफ करेगा तो यूनानियों को ज्यादा करेगा। लेकिन हेरोडोटस एक ठीक ठाक आदमी था, तो उन्होंने पर्शियन लोगों का भी उतना ही तारीफ किया जितना यूनानियों का किया। हालांकि वो खुद यूनानी था, तो यूनानी का ज्यादा कर सकता था। आज जो है मीडिया का हालत, वो इस तरीके का नहीं है। वो दोनों पहलू पे एक समान तरीके से, एक समान नजर से न देखता है, न बात करने की कोशिश करता है। बात करना तो दूर, कोशिश ही नहीं करता है। चलो राज्यसभा टीवी तो सरकार का है, तो उस पे बात भी हो सकती है कि ठीक है, सरकार के साथ उसका चलना काम है। खैर, इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे। यदि चूंकि यह बहुत रोचक तरीके से चीजों को लिखता था, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में, आप पढ़ते तो मजा आ जाता। रोचक तरीके से लिखता था, इसीलिए इसको कई लोग कहे ना कि यह गद्य का, ठीक है। इतिहास में यदि गद्य रचना की बात की जाए, होता नहीं दरअसल, यह तो हिंदी साहित्य का चीज है, तो गद्य रचना का जनक इसको कहा जा सकता है। कई लोग इसे मानते हैं कि इतिहास में गद्य रचना का यह जनक है, ठीक है। इसको कई लोग तो कथावाचक कहते हैं, कि एकदम कथा कहता था। जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा आप लोग घर में खवाते हैं ना, उसी तरीके से कई लोग इसको बुलाते थे, जाओ मेरे यहाँ कथा उथा कर दो। आगे बात करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप हमारे साथ लिख भी रहे होंगे। नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है, फिर आप ऐसे ही रहिए। फिर बाकी लोग भी तो ऐसे ही है ना, आप भी रहिएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, होगा तो आप ही का। आगे बात करते हैं। छठे नंबर पे यदि बात की जाए, तो ये बहुत ही अलंकार युक्त, ठीक है। अलंकार समझते हैं, ठीक है। एकदम चीजों को एग्जैजरेट करके लिखता था, अलंकार युक्त भाषा में यह लिखने की कोशिश करता था। अलंकार, अलंकार युक्त लिख लीजिए, अलंकार युक्त भाषा, इसका दरअसल यह प्रयोग करता था अपनी किताबों में, अपने लिखने शैली में, ठीक है। उसके बाद यह लिखिएगा कि यह जो मनोरंजक कथाएं होती थी, मतलब इंटरटेन भी करता था। अब शुरुआती दौर का आदमी है ना भाई, आज का हिस्टोरियन इंटरटेन थोड़े करेगा, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट भी करता था लोगों का। कथा उथा सुनाएगा तो इंटरटेनमेंट नहीं होगा, आप बताओ, ठीक। कई लोगों का इन्होंने चरित्र चित्रण भी किया है। चरित्र चित्रण, आपने अपना कभी चरित्र चित्रण किया है? नहीं किया है ना, चरित्र है ही नहीं तो चित्रण कैसे करोगे? तो चरित्र चित्रण के लिए तो चरित्र होना जरूरी है ना, तो अपना चरित्र बना लो, फिर चित्रण कर लेना। चलो, यह टोटल बातें हो गई हेरोडोटस के बारे में, कि उन्होंने क्या लिखा है, कहाँ से थे, और किस तरीके से चीजें डील हुई। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसके इवैल्यूएशन को लेकर के। यदि बात की जाए आपसे निष्कर्ष के तौर पे यदि कुछ कहना हो, तो एक निष्कर्ष के तौर पे तो आप चीजों समझ ही गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और बात कर लें तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए सिसेरो ने कहा था, देखो लिख लो, किसने कहा था इसको इतिहास का जनक? आपसे पूछा जाए, अभी तक तो आप नहीं जानते हैं, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ऐसी बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं जानते थे। इसको दरअसल फादर ऑफ हिस्ट्री सिसेरो ने ही कहा था, ठीक है। आपने लिख लिया। उसके बाद लूसियन जो था,
लुसियन ने भी इसको कहा कि यह थूसिडाइडिस जो इसके बाद आएगा 460 से 396 के बीच उसका जो पीरियड है, उससे यह महान आदमी था। ऑब्वियसली पहले था तो इसको महान कहा, और दूसरी बात इसके कार्य को लेकर के भी कहा था। किसने कहा था? लुसियन ने। लुसियन कौन है? लुसियन नहीं जानते हो? लुसिया फ्रेबर पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। उसके बाद समग्र इतिहास लेखन में लुसिया फ्रेबर और फर्डिनेंड ब्रॉडेल के बारे में पढ़ाया था आपको। नहीं पढ़ाया है आपने तो पढ़ लीजिए, ठीक। आगे बात करते हैं ई बॉन्ड्स, एच ई बॉन्ड्स, ठीक है। एक व्यक्ति हुआ एच ई बॉन्ड्स। एच ई बॉन्ड्स ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा। जैसे क्या कहा? इन्होंने कहा कि वह पहला लेखक हुआ जो मानता था कि इतिहासकार का काम मनुष्य के पूरे पिछले जीवन को पुनर्निर्मित करना है। वह संपूर्ण इतिहास लेखन के क्रम में सबसे दिलचस्प कथावाचकों में से एक था। देखो, आप लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हो आप सब लिख लो, ठीक है। स्टेटमेंट को आप एकदम लिखो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा जाता है। नेट वालों पे कभी भरोसा मत करना। और कोई टीचर बोले कि मैं गेस क्वेश्चन दे देता हूँ तो कभी भी भरोसा मत करो। हमारे गांव में बोला जाता है कि वो आपको क्या बना रहा है, आप समझ गए होंगे ना क्या बनाता है वो लोग। वो दरअसल आपको नहीं करना है। नेट में आप तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो ना सवाल। स्टेटमेंट लिखो, फिर से बोल रहा हूँ। किसने कहा है? एच ई बॉन्ड्स ने कहा वह पहला लेखक हुआ जो मानता था कि इतिहासकार का काम, ठीक है, वह कहा ना कि इतिहासकार का काम दरअसल है कि जो मानव का जो पुराना जीवन है उसको फिर से पुनर्निर्मित करना है, नई नई चीजों को इन्वेंट करना है, फिर से री इनोवेट करना है उसको। और यह भी कहा कि जितना भी इतिहास लेखन में कथावाचक हुए हैं, ठीक है, कथावाचक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया हिंदी में, ठीक है, लिखा तो उन्होंने अंग्रेजी में होगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके जो चीजें आई वो कथावाचक के तौर पे आई, ठीक। तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, मतलब बड़ा अच्छा से कथा सुनाता था। अभी कथावाचक की बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग कथावाचक है, बताओ उसका क्या नाम है? कुमार विश्वास का नाम जानते हो? राम कथा जो कहते फिरते हैं सभी जगह पे, ठीक है। तो वो दरअसल अभी मतलब इस तरीके से कह सकते हो, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। कंपेयर करना अच्छी चीज नहीं होती, कभी भी किसी का कंपेयर मत करो। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो बिल्कुल मत करना, रिश्ता टूट जाएगा अगले दिन, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति और था, उसने भी इसके बारे में कहा, क्योंकि पहला व्यक्ति है ना दोस्तों, तो इसके बारे में तो सब लोग बोलेगा। शॉर्ट वेल नामक एक इतिहासकार हुआ, ठीक है, उसने इसको कहा पर्शियन युद्धों का होमर, ठीक है, पर्शियन युद्धों का होमर, पर्शियन युद्धों का होमर। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर किसने कहा? तो शॉर्टवेल ने कहा। और आपसे यह पूछा जाए कि सबसे इंटरेस्टिंग कथावाचक या फिर मानव जीवन को पुनर्निर्मित करना हेरोडोटस के बारे में किसने कहा? तो एच.ई. बॉन्ड्स ने। सिसेरो ने फाउंडर ऑफ हिस्ट्री कहा, ठीक है। लुसिया के बारे में आपको मैंने बताया कि उसे थुसिडाइडिस से कहा कि यह महान है, उससे ऊपर का यह व्यक्ति है, उससे ऊपर दर्जे का व्यक्ति है। और किसी के बारे में बात करें तो दरअसल एक व्यक्ति है, उनका और नाम लिखिए, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको अनाल इतिहास लेखन में। उस व्यक्ति का नाम है कॉलिंगवुड। देखो, यदि आप नेट का तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर का सवाल उठाओगे ना, कॉलिंगवुड से हमेशा सवाल पूछे गए हैं भाइयों। तो कॉलिंगवुड में पूछा जाता है, इनका एक किताब था द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, ठीक है, इतिहासकार का शिल्प, आप लिख लीजिएगा अलग से स्टार देकर। उसके बारे में सवाल पूछता है किसके लेखक कौन है। तो कॉलिंगवुड ने हेरोडोटस के बारे में कहा कि यह जो दरअसल है ना, इन्होंने साइंटिफिक हिस्ट्री लिखा है, ठीक है, साइंटिफिक हिस्ट्री लिखने का क्रेडिट देता है कि पूरे इतिहास लेखन के दौर में बात की जाए तो पहली बार कोई व्यक्ति हुआ जिसने साइंटिफिक हिस्ट्री लिखा। उस व्यक्ति का क्या नाम है? हेरोडोटस, ठीक। ऐसा किसने कहा? कॉलिंगवुड ने कहा। कॉलिंगवुड खुद ही एक बड़े इतिहासकार है, उनके बारे में बात करेंगे, हिस्टोरियंस क्राफ्ट के बारे में, उसका मैं रिव्यू करूंगा, उस पर काम कर रहा हूँ, घबराना मत, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से यदि बात की जाए तो हेरोडोटस को इतनी सारी उपाधियां दी गई, इतने सारे लोग, उनके दोस्त इतिहासकारों ने इस तरीके से वह बात कहा है। तो मेरे ख्याल से हेरोडोटस के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। यदि आप इतना कर लेते हो तो मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि हेरोडोटस से जो सवाल आएगा बाकी अन्य लोगों से आप बहुत बेहतरीन करोगे। आप मेंस में लिखना चाहो, पीटी में लिखना चाहो, नेट में लिखना चाहो, यूपीएससी में लिखना चाहो, जहां लिखना चाहो आप
लिख सकते हो इसको, आप स्टार हो। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए हिस्टोरियन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने लेक्चर को देखा होगा, तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।